हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अगले पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज क्लास नंबर 55 है। अध्याय हालांकि वही है, हालांकि इस अध्याय में आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अध्याय में क्या है? देशी रियासतों में आज़ादी की लड़ाई। देशी रियासतों में आज़ादी की लड़ाई को मैंने पहले एक चैप्टर में आपको साधारणतया बताया था, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और किस तरीके से लड़ाइयाँ सामने आई। जंग की स्थिति हैदराबाद रियासत तक मैंने पहुंचाई थी। कल वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हैदराबाद के लिए प्रारंभिक स्थितियां क्या थी। प्रारंभिक स्थितियां, और ये प्रारंभिक स्थितियां मैंने 1911 में हैदराबाद के नए नवाब के बैठने से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वहां तक लेकर के आने का प्रयास किया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के हैदराबाद के भारत में विलय तक की जो कहानी है वो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी जरूरी सूचना दे देना चाहता हूं कि आज ही 15 नवंबर है और आज ही आपके पास इस P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ने का एकदम अंतिम अवसर इस लिहाज से है कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल्स आज खत्म हो जाएंगे। साथ ही इस नवंबर बैच में जिसमें अधिकतर बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है एडमिशन लेने का, उसमें आपको पढ़ने का मौका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि भी आज रात ही है। तो फिर विलंब मत कीजिए, तुरंत आज के आज ही लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए, वहां पर बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाइए और बाय नाउ वाले ऑप्शन में जाकर के अवेलेबल ऑफर्स जो हैं उन पर क्लिक करना है और वहां आपको जो भी ऑफर्स दिखाई दें सारे ऑफर्स इग्नोर करके बॉक्स में लिखिएगा विरद लाइव, क्योंकि कोई भी दूसरा ऑफर अगर आपने लगाया, कोई भी दूसरा कोड आपने अगर लगाया तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए विरद लाइव कोड तुरंत वहां पर अप्लाई कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। अरे रे, ये भारत छोड़ो है, टाइपिंग में शायद जो है स्पेलिंग मिस्टेक हुई और उसकी वजह से गलत लिख गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अगर हम देखें तो स्थितियां किस तरह से हैं। मैंने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन आते आते तक, इस स्थिति तक आते आते तक आप देखेंगे कि जो हैदराबाद रियासत है, उस हैदराबाद रियासत में कुछ पार्टीज बननी शुरू हो गई थी या बन गई थी, जिन्होंने कुछ ना कुछ स्तर पर जो वहां की हैदराबाद की जो जनता है उसे हैदराबाद रियासत में हुकूमत जो है उस हुकूमत के खिलाफ, जो कि सांप्रदायिक तौर पर हुकूमत कर रहे हैं और अन्य संप्रदायों का दमन करने का फैसला उन्होंने ले रखा है, तो उनके खिलाफ संघर्ष की कहानियां वहां से शुरू हो जाती हैं उन क्षेत्रीय पार्टियों के माध्यम से, जिसमें आंध्र सभा का एक महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आंध्र सभा का एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो इसका देखिए उद्देश्य भारत छोड़ो है, अर्थात भारत की सीमा के अंदर औपनिवेशिक शासन जहां जहां भी हैं उन सब जगहों से हटाना पड़ेगा। क्या रियासतों पर औपनिवेशिक शासन है? आप कहेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से डेफिनेटली है, क्योंकि जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों पर प्रत्यक्ष रूप से मैं कहूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से तो रियासतों की जनता पर। रियासतों की स्थिति क्या है कि रियासतों को जो संप्रभुता जो है वो स्वीकारनी होती है ब्रिटिशर्स की, यानी ब्रिटेन की संप्रभुता को स्वीकार करके चलते हैं। उनकी जनता जो है वो राजा, जो रियासत, जो हुकूमत है, उसके जो मालिक हैं, नवाब हैं, राजा हैं, निजाम हैं, उन सब लोगों को की जो संप्रभुता है वो जनता स्वीकार करती है। तो जनता के ऊपर इनडायरेक्टली ब्रिटिश संप्रभुता है। लेकिन जब भारत छोड़ो चल रहा है तो जो ब्रिटिश भारत है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नरशिप चलती है, और देसी रियासत जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, जिसका उदाहरण आप हैदराबाद पढ़ रहे हैं, आंदोलन में कहा गया कि इनके बीच जो भी विभाजन रेखा है वह विभाजन रेखा अब समाप्त मानी जाए। ठीक है, जनता से आह्वान किया गया कि
देश भारत का मतलब ब्रिटिश भारत और देशी रियासत वाला भारत ऐसा कुछ नहीं है। भारत का मतलब सब, जिसमें ब्रिटिश भारत भी है और देशी रियासत भी है, शामिल हैं दोनों, सब कुछ उसमें, वो भारत छोड़ो आंदोलन में लोग शामिल हों। हर तरह से देखा जाए तो इस आंदोलन की एक ही मांग हुई कि हर भारतीय इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, चाहे वो रियासत से बिलोंग करता हो या फिर शेष भारत के हिस्से से। इसलिए कई जगहों पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जहां पर अधिवेशन हुए, उसमें राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी कि राज्य स्टेट कॉन्फ्रेंस जो है वो उनका जो है मिला जुला एक अधिवेशन होना शुरू हुआ और सब ने एक खुले मन से भारत छोड़ो का आह्वान करना शुरू कर दिया। यहां तक कि गांधी और नेहरू जो कांग्रेस के मंच से राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रतिपादित करते रहते थे, उन्होंने इन रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव राज्य जन कॉन्फ्रेंस की मंच से भी अपने अपने संबोधन प्रस्तुत किए। अब इनका उद्देश्य इस प्रकार से है कि रियासतों में इसका मोटिव क्या हो। रियासतों में मोटिव ये हुआ, आंदोलन ने कहा कि हर जनता को जो रियासत से कम बिलोंग, जो गैर रियासत से बिलोंग करती है, यानी ब्रिटिश सरकार वाले जो प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत जो हैं, उनमें तो पहले से ही ये डिमांड चल रही कि हमें पूर्ण स्वशासन चाहिए, स्वराज चाहिए, उत्तरदायी गवर्नमेंट हम खुद बना लेंगे। यहां पर क्या कहा गया है कि हमें ऐसे अब इस आंदोलन को चलाना है कि रियासतों में भी स्वाधीनता की बात हो। गांधी जी ने आह्वान किया लोगों से कि राज्य की जनता यह तय करे कि जो भी रियासत के राजा अगर इस आंदोलन से शामिल हो रहे हैं तब तो वो राजा को फॉलो करेंगे, अगर वो आंदोलन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऐसे राजाओं को जनता बहिष्कार कर दे, हटा दे। तो स्वाधीनता इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो गया। इनफैक्ट रियासतों में भी, यानी रियासत भी स्वाधीन होंगे, रियासती राजाओं नवाबों से भी स्वाधीन होंगे, ब्रिटिश शासन से तो होंगे ही, और इसके लिए एक भारत में अपनी अपनी रियासतों का विलय होगा और हर रियासत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन होगा। तो मतलब पहले ये रहता था कि हम उत्तरदायी सरकार के गठन के ऊपर आंदोलन चलाते थे, जैसे ज्यादातर राज्य जन कॉन्फ्रेंस और दूसरे जो आंदोलन हुए, उन्होंने स्टेट में एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जो है उनका अपना, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट की लगातार डिमांड रखी, जिसको हैदराबाद ने हमेशा दबाए रखा। तो अब यहां पे कहा गया कि यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि उत्तरदायी सरकार हमें बनानी है उत्तरदायी सरकार डेफिनेटली बनानी है, लेकिन हम स्वाधीनता लेकर के रहेंगे और उसका विलय भारत में करके तब मानेंगे। हैदराबाद में भी इस तरीके के आंदोलन बहुत तीव्र हुए। जब मैं रियासतों की बात कर रहा हूं तो सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, जितनी भी रियासतें हैं सब में यही उद्देश्य लागू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। हैदराबाद में युवकों का काफी ज्यादा साथ मिला, परिणाम वही हुआ, हुकूमत ने युवकों के उस उत्साह को ठंडा करने के लिए दमनकारी चक्र पर्टिकुलरली तुरंत जारी रखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रामानंद तीर्थ जो है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए ये आंदोलन जो यहां पर चलाया जाना था, ये आंदोलन में शुरू हुआ, लेकिन दमन चक्र के कारण बहुत जल्दी वहां पर प्रॉब्लम जो है वो आनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी एनी हाउ आंदोलन जो है वो जारी रहा। जब युवकों को बहुत ज्यादा गिरफ्तार कर लिया गया तो महिलाओं ने सत्याग्रह छेड़ दिया, सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अक्टूबर को महिलाओं ने सत्याग्रह छेड़ दिया। इस दौरान एक नारा दिया गया, नारे में कहा गया कि गांधी का चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों यहां से जाना पड़ेगा, या गोरों लंदन जाना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। गांधी का चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों लंदन जाना पड़ेगा, ऐसा करके एक नारा स्लोगन जो है वो चलाया गया और ये बहुत जबरदस्त स्लोगन हुआ, बहुत मोटिवेटेड रहा लोगों के प्रति। एक हैदराबाद रियासत ने इस दौरान पहले से कई सारे नियम लागू कर रखे थे। उन नियमों में एक नियम इस प्रकार के से था कि किसी भी प्रकार का अगर आपको भाषणबाजी करनी है, कुछ भी करनी है, चाहे कितने ही बड़े नेता हो, आपको अगर भाषण देना है तो भाषण देने के लिए वो जो भाषण है उस भाषण का लिखित रूप और इसके अलावा इस भाषण के लिए आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी
रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। इस रिक्वेस्ट को भी लिखित रूप में ही आपको जो भी मजिस्ट्रेट हैं, जिला मजिस्ट्रेट जो हैं या कलेक्टर जो हैं, जिला के जो कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर के पास लिखित रूप से इसके लिए आपको आशय भेजना पड़ेगा। जब वहां से अनुमति मिलेगी और उस अनुमति मिलने के बाद ही आप क्या कर सकते थे, भाषण दे सकते थे, जो कि जनरली इस तरीके के आंदोलन के लिए कभी मिलती ही नहीं थी। पर अब जब ये आंदोलन चला तो लोगों ने इस कानून का अवहेलना किया कि हम कहीं पर कलेक्टर के पास नहीं जाने वाले, हमें आंदोलन करना है। हमें सबने स्वीकार किया, यार देखो दमन तो ये करेंगे ही, जेल में डालेंगे ही, मारपीट करनी है इन्हें, तो फिर उसका फायदा क्या है। और अब जो है आर पार की लड़ाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी वीकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको स्टडी IQ IAS हिंदी पर एक्सक्लूसिवली मिलेगा, और इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स का पॉलिटी का कंपाइलेशन आपको प्रदान करते हैं। शाम को 6 बजे ये इवेंट पिछले रविवार आपको मिल चुका है, अगले रविवार में आपको शीघ्रता से मिलेगा, तो आप जरूर जुड़िएगा और पिछले जो भी वीकली कंपाइलेशन है उनको देख लीजिएगा। फास्ट ट्रैक बैच से आप जुड़ना चाहते हैं 2025 के लिए तो अभी भी जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। खास तौर से आज तक के लिए स्पेशल मौका इसलिए है क्योंकि 15 तारीख तक ये ऑफर अवेलेबल है। ऑफर खत्म हो जाएगा आज। कक्षाएं हालांकि कल से शुरू होंगी, लेकिन ऑफर आज खत्म हो जाएगा, इसलिए इनरोल होना है तो आज हो जाइए। फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी, एक्सक्लूडिंग बुक जो है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट, जैसे इस वाले में आपको बुक्स नहीं मिल रही हैं सपोज, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग से बुक परचेज कर सकते हैं। विरद लाइव कोड का प्रयोग करके बुक सेक्शन में जाइए और बुक सेक्शन में जाकर के सिलेक्शन बॉक्स या फिर केवल सेट ऑफ 18 बुक्स, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। सिलेक्शन बॉक्स में बुक्स के अलावा आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है हेल्पफुल तरीके से मिलेगा। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का ये एक पहलू तो मैंने बताया कि क्या हुआ। अगला पहलू है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट के बीच में एक विभेद जो है वो भी उत्पन्न हुआ है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट में विभेद आपको देखने को मिलेगा, भेद देखने को मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा। इस अलगाव का फायदा आगे चल करके न सिर्फ हैदराबाद रियासत उठाएगी, बल्कि इसका लाभ ब्रिटिश सरकार भी उठाएगी हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे होगा, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक्चुअली कम्युनिस्ट जो हैं उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध हैं उनका, और इस विरोध के लिए उन्होंने जो तर्क दिया उसका रीजन क्या है कि जो आपने देखा कि जर्मनी की तरफ से जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो आप वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की तरफ से जब जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया तो रशिया की डिमांड पर कम्युनिस्ट, जो भारतीय कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार जो है उसका युद्ध के प्रति समर्थन किया, ब्रिटिशर्स का समर्थन किया। तो नाजीवादी जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ देना इस समय जरूरी है, ऐसा उन्होंने करना शुरू किया और ऐसा उन्होंने स्लोगन्स जो है वो चलाने शुरू किए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट जो हैं वो अंग्रेजों को इस बात से समर्थन प्रदान कर रहे हैं कि आप जो हैं, अंग्रेज जो हैं उनको समर्थन प्रदान कर रहे हैं, अंग्रेजों को समर्थन प्रदान कर रहे हैं कि आपका जो ये युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें हमारी तरफ से समर्थन है। परंतु भारत छोड़ो आंदोलन इस बात का विरोधी है कि भारत युद्ध में शामिल हो। स्वाभाविक रूप से कम्युनिस्ट जो है वो भारत छोड़ो का विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध जो है वो कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट के बीच की खाई की एक मोटी वजह हो गई, बहुत बड़ी वजह हुई। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तेलंगाना में जो ये आंदोलन चल रहा है, जो कि जन संघर्ष को लेकर के चल रहा है, उस आंदोलन में जो जनता है अपने नेतृत्वकर्ताओं की वजह से दो धड़ों में बंट गई, और जब आंदोलन दो दिशाओं में चलता है तो वह मजबूत कैसे होगा। अब देखिए कैसे हुआ। जमालपुरम केशव राव जो हैं ये राष्ट्रवादी हैं और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। वहीं रवि नारायण रेड्डी जो हैं ये भी
ये इनका झुकाव जो है, कल मैंने बताया था कि इनका झुकाव जो है वो कम्युनिस्ट की तरफ हो गया है, कम्युनिस्ट दल की तरफ अगर इनका झुकाव हो गया है तो इनके भी कई सारे फॉलोअर्स हैं जो अब जो हैं वो किसान नेतृत्व को लेकर के आगे चल रहे हैं, किसान आंदोलन को इंक्लूड कर लिए, तो उसकी वजह से और भी सारी जनता इनके साथ जुड़ी हुई है। यहां मामला राष्ट्रीय ही है, यहां क्षेत्रीय मामले को साथ में जोड़ करके कम्युनिस्ट विचारधारा को मोटिवेट करने का प्रयास किया गया है और इनके लिए काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बंटवारा है, ये कहीं ना कहीं क्या एक तरीके से जनता का दो अलग अलग आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के रूप में बंटवारा है, जिनकी दो अलग अलग विचारधाराएं हो रही हैं और इससे नुकसान होगा। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने जो ये काम किया, इसमें मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों के युद्ध का समर्थन किया। अगर युद्ध का इन्होंने समर्थन किया है तो भाई अंग्रेज जो हैं उनका समर्थन तो रियासतों को भी प्राप्त है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निजाम का जो व्यवहार है वो क्या हो गया, निजाम का व्यवहार इस प्रकार का हुआ कि निजाम ने कम्युनिस्टों पर, कम्युनिस्ट जो हैं, कम्युनिस्ट दल जो है उस पर से प्रतिबंध जो है वो हटा दिया। यानी ये अपने खुले तरीके से हैदराबाद स्टेट में खुले तरीके से क्या कर सकते थे, अपनी विचारधाराओं का प्रचार कर सकते थे। उस समय विचारधारा के प्रचार का प्रमुख उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में प्रचार करना था और इससे हैदराबाद रियासत को फायदा था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए। सेम यही चीज आप कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति ब्रिटिश सरकार के व्यवहार के में भी देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने भी कम्युनिस्टों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे, इस दौरान ये प्रतिबंध क्या कर लिए गए, ये प्रतिबंध दोनों जगहों से हटा लिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रवादी आंदोलन के जो लोग थे उन्हें तो ब्रिटिश सरकार ने भी जेल में ठूंसा और हैदराबाद रियासत की हुकूमत ने भी जेल में डाला, लेकिन वहीं कम्युनिस्ट नेतृत्व के जो भी लोग थे, उन कम्युनिस्ट दल के लोगों को इसका फायदा मिला और अब विरोध करने वाला कोई था नहीं। सपोर्ट में भी देखा जाए तो ब्रिटिश और जो रियासत है वो सपोर्ट में भी, सपोर्ट का मतलब इन्हें अपना काम करने दे रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सपोर्ट है। और इस चीज का लाभ उठा करके उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसका क्या किया, विचारधारा जो है उसका क्या किया, प्रतिपादन, प्रचार किया। तो इस प्रचार में इनको क्या मिला, फायदा मिला। अब देखिए आंध्र महासभा, जो कि कल मैंने आपको बताई थी, आंध्र महासभा का भोंगीर में अधिवेशन हुआ, उसमें राष्ट्रवादी और उदारपंथी जो हैं उन्होंने कम्युनिस्टों के इस तरीके की विचारधारा का विरोध किया, लेकिन आंध्र महासभा में ही ये नेता हैं, रवि नारायण और अन्य लोग जो हैं, रामचंद्र रेड्डी जो हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, रवि नारायण, रामचंद्र रेड्डी, ये जो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ठीक है, तो इन लोगों को सपोर्ट जो है वो मिला। तो इस अधिवेशन में एक ही दल जो आंध्र महासभा है उसी के लोग डिवाइडेड आपको देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया है, किसानों को आंदोलित कर दिया है, किसानों की समस्याओं को अपने आंदोलन में शामिल कर दिया और वहां से जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको प्रतिपादित करना शुरू किया, बढ़ावा देना शुरू किया। लेकिन 1945 में जनसंघर्ष में एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचार अभी तक ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति आपको दिख रहा है, जिसमें उन्होंने भारत छोड़ो का विरोध किया है, नीति बदली और भारत छोड़ो का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन का जो इन्होंने विरोध कर रखा था, आंदोलन के विरोध का इन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अर्थात अब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका परित्याग किया, क्योंकि जो ये स्वरूप, अब ये हैदराबाद रियासत तो छोटी सी जगह रही, अगर हम सापेक्षता के तौर पर देखें भारत से, भारत में इनकी बड़ी थू हुई। अक्रॉस द इंडिया लोगों ने इस चीज को पहचाना कि कम्युनिस्ट जो हैं अपने एक स्वार्थी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जो है बहुत ही ज्यादा उनको विलग लोग करना शुरू कर देते हैं बाद में, तो उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। नालगोंडा, वारांगल, खम्मन जिला, खास तौर से इन जगहों पर 1945-46 में जबरदस्त तरीके के किसान आंदोलन हुए।
यहां पर तमाम तरीके के किसान आंदोलन हुए और ये जो किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलनों में विरोध जो किया गया, उस विरोध का प्रमुख जो आधार है वो आधार हुकूमत के द्वारा जबरन अनाज की वसूली करना, जबरन लोगों से बेगारी कराना गैर कानूनी तरीके से, और गैर कानूनी तरीके से ही लोगों को अपनी जमीन, अपनी खेत से बेदखल करने की प्रक्रिया हुकूमत की तरफ से लगातार जो जारी रही। इसी चीज का विरोध किसान जन आंदोलन में शुरू हुआ, जो कि इस तरीके के पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा भी चलाया गया। तो नालगोंडा, वारांगल और खम्मन जिला में इसकी आपको तीव्रता ज्यादा दिखेगी। परिणाम यह हुआ कि इन जगहों पर शुरुआत में इस तरीके की मांग को दबाने के लिए जो स्थानीय जमींदार हैं, लैंड होल्डर्स हैं, सामंती विचारधारा के जो लोग हैं, शाहूकार हैं, उन सब लोगों ने लठैतों का प्रयोग किया, गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं, वो करनी शुरू करी। और जब भी कोई किसान इस तरीके की मांग रखता, उसके ऊपर ये लाठी से प्रहार करते। लेकिन आंदोलन इन तरीके के लठैतों से डरा नहीं, तो हुकूमत ने, हैदराबाद ने सशस्त्र पुलिस का प्रयोग कर दिया और अब कानूनी तौर पे इन सशस्त्र पुलिस बलों ने इन किसानों के ऊपर जम करके लाठी बरसानी शुरू कर दी। बहुत सारे किसान इसमें मारे भी गए, बहुत सारे बुरी तरीके से घायल हुए। संघर्ष क्रूरता की पराकाष्ठा को पार करता गया। संघर्ष जो है वो अपने मांग जो है वो बढ़ाता चला गया और दमन जो है वो पराकाष्ठा को पार करता चला गया। लगातार दमन होता चला गया। और इसी दौरान फिर आगे चलते चलते 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है, उस समय माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया, माउंटबेटन ने एक घोषणा जारी करी। इस घोषणा के अनुसार आगे जो है भारत को स्वतंत्र कराने की बात यहां पर रखी गई, करने की बात यहां पर रखी गई। 3 जून 1945 वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। 12 जून को निजाम ने घोषणा की। निजाम की घोषणा में यह कहा गया कि मैं अपना हैदराबाद स्वतंत्र भारत से स्वतंत्र रखूंगा, यानी मैं अपना हैदराबाद स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं करूंगा, है ना। मैं अपना हैदराबाद यानी अपनी जो रियासत है उसे स्वतंत्र भारत को नहीं दूंगा। उनका कहने का अर्थ यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद मेरी रियासत पूर्णतः स्वतंत्र रहेगी। हालांकि इस चीज को कहने का विकल्प भी अंग्रेजों ने ही दिया था, ऐसे विकल्प दिए गए थे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने इस घोषणा के कुछ ही दिन बाद 16 से 18 जून में इसी घोषणा के विरुद्ध में आंदोलन तीव्र किया कि यह तो नहीं चलेगा, विलय करना होगा और उत्तरदायी सरकार का गठन भी करना होगा। हमें हैदराबाद सरकार का भारत में विलय चाहिए और यहां उत्तरदायी सरकार के गठन भी चाहिए। जबकि इन्हीं सब घटनाओं से कुछ समय पहले हैदराबाद ने एक अलोकतांत्रिक संविधान भी लागू किया था। तब हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने एक तीव्र आंदोलन चला के इसका बहुत विरोध किया और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की वजह से यह अलोकतांत्रिक संविधान हैदराबाद लागू नहीं कर पाया। ठीक है, जम करके हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के द्वारा इस चीज का विरोध किया गया और जब ये विरोध किया गया तो इससे हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, जब ये सफल हुआ विरोध, तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस जो है वो थोड़ा मोटिवेटेड भी हुई। इस पे और सारे लोग आकर के जुड़े क्योंकि उनको इनकी सफलता जो है वो दिखनी शुरू हो गई। स्वामी रामानंद तीर्थ जो हैं उनको पहले तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में घोषणा करी। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह जानते थे कि हैदराबाद में स्वाधीनता की अंतिम लड़ाई भारतीय संघ के साथ हथियारबंद लड़ाई होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन होगा, जो कि हो रहा था। आपको भी मालूम है कि अंततः हैदराबाद जो है वह स्वाधीन कैसे हो पाया, भारतीय संघ के साथ उसके हथियारबंद लड़ाई के द्वारा ही यह भारत संघ में शामिल हो पाया। तो उस समय जो स्टेट कांग्रेस और अन्य दलों के जो नेतृत्वकर्ता थे,
उनको ये महसूस हो रहा था, वो समझ रहे थे कि जो कितना भी इनको मना लो, कितना भी निज़ाम को मना लो, वो मानने वाले नहीं है। कितना भी मना लो निज़ाम को, वो मानने वाले हैं नहीं। इसलिए निस्संदेह जो है ये स्थिति एक बार आएगी, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। 7 अगस्त को आखिरकार संघर्ष जो है वो छिड़ गया। संघर्ष छिड़ने की स्थिति में सबसे पहले तो हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास बाहर भी एक संघर्ष समिति बनाई गई। संघर्ष समिति बनाने के बाद सोलापुर, बेजवाड़ा, गादाग, बंबई, इन सब जगहों पर संघर्ष समिति के क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो खोले गए। कोष एकत्रित किया गया, क्योंकि संघर्ष करना है तो कोष चाहिए, और उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू करने के लिए इन आंदोलनकर्ताओं ने इस समिति के उद्देश्यों के माध्यम से जगह जगह पर जनसभाएं, गांव में या फिर इधर उधर जो नगर हैं उन सब जगहों पे जनसंघर्ष के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। और इस बार इस जनसंघर्ष में हजारों महिलाएं, छात्र, मजदूर, किसान सब इसमें जो है वो एक से एक करके शामिल होते चले गए। छात्र इसमें बहुत शामिल हुए। खास तौर से हैदराबादी जो मजदूर हैं, 12,000 हैदराबादी मजदूरों ने इस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया और इन सब को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 13 अगस्त को एक घटना घटित हुई कि 13 अगस्त को तिरंगा फहराने को लेकर के ये जो आंदोलनकारी थे उन्होंने तिरंगा फहराना चाहा और हुकूमत ने आदेश दिया, हुकूमत ने इस पर निषेध लगाया। अर्थात ये तिरंगा यहां पर फहराया नहीं जा सकता। तब स्वामी जी ने आह्वान किया लोगों से कि अब इसी के आधार पर जो है हमको अपना और तीव्र आंदोलन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1945 को पहले भी स्वामी जी ने जब तिरंगा फहराने की बात करी थी तो लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हैदराबाद छात्र संघ जो है उसमें जहां उनका छात्रावास है उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया था। एक भी छात्र बाहर ना जाने पाए, क्योंकि छात्र मोटिवेटेड है तिरंगा फहराने के लिए। तो फिर भी कोई 101 छात्र जो है इस सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए वहां से निकल पाने में सफल हुए और पहले से प्री प्लान्ड जो सुल्तान बाजार है वहां पर जाकर के झंडा फहराने की प्री प्लानिंग थी, वहां वो पहुंचते हैं और ये झंडा फहराते हैं। और इसके बाद तो प्रतीकात्मक तौर से यहां पर आंदोलन का जो प्रतीक है वो तिरंगा ही बना। विरोध का प्रतीक जो है वो क्या बना? तिरंगा ही यहां पर विरोध का लगातार प्रतीक बन गया। एक उदाहरण है कि जब भी कोई ट्रेन हैदराबाद में प्रवेश करती थी, हैदराबाद में प्रवेश करने वाली सभी जो ट्रेनें हैं वो तिरंगे से सजी होती थी। तो तिरंगे का जहां जितना हैदराबाद ने विरोध किया उतना ही तिरंगा आंदोलन जो है ये मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के योगदान दिया, जिसमें ब्रजरानी और यशोधरा बेन का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है इस आंदोलन के लिए। लेकिन कुछ भी कह लो, निजाम ने कसम खा ली थी कि हम दमनात्मक कार्रवाई तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके राजसत्ता का अंत ना हो जाए, शायद, या फिर वो जीत ना जाएं। यानी उन्होंने ना झुकने की कसम खा ली थी कि हम झुकेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। इसलिए एक ऐसा अजीबोगरीब, ऐसा वाहियात प्रयोग हुकूमत की तरफ से किया गया। अब याद कीजिए, कल मैंने आप लोगों को एक संस्था के बारे में बताया था जिसका नाम था इत्तेहादुल मुसलमीन, जो कि मुस्लिम संप्रभुता के उद्देश्य से लाया गया था हैदराबाद रियासत में, जिस पर हुकूमत जो है उसका पूर्ण समर्थन था। और अब इसी हुकूमत ने इसी इत्तेहादुल मुसलमीन नामक संघ का प्रयोग एक सशस्त्र दल के तौर पर किया, हालांकि ये कोई हिंसक आंदोलन कार्यकर्ता नहीं थे, पर सरकार ने इन्हें सपोर्ट किया, हुकूमत ने इन्हें सपोर्ट किया और इन्हें एक सशस्त्र दल के रूप में प्रयोग करते हुए अर्धसैनिक बलों की तरह प्रयोग किया
और जो विभिन्न रजाकार थे उनके साथ मिलकर के इत्तेहादुल मुसलमीन जंग के तमाम सारे लोगों ने आम जनता पर हुकूमत का साथ देते हुए हिंसक आंदोलन जो है वो करने शुरू कर दिया, हिंसक दमन जो है वो करने शुरू कर दिए जो आंदोलन चल रहे थे, खास तौर से ऐसे तिरंगा इत्यादि के। अब जनता हुकूमत का सामना करने को तैयार है और इस तरीके की हिंसक किसी भी प्रवृत्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहां यह ध्यान रखना है कि जो अब आंदोलन है ये आंदोलन स्वतः ही हिंसक हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि कितनी ही बात करने की लंबी लंबी प्रक्रियाएं हुई लेकिन किसी में भी निजाम झुकने को तैयार नहीं हुए। हैदराबाद को किसी भी परिस्थिति में भारत के अंदर विलय करने के लिए तैयार नहीं हुए, ना ही उन्होंने हैदराबाद के अंदर अन्य सांप्रदायिक विचारधारा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति जो उनके मांग है उसका दमन करना कम नहीं किया। और इन सब के चलते ये दमनात्मक कार्यवाही जब यहां पर चलाई गई तो अन्य सांप्रदायिक दलों या फिर राजनीतिक जो दल हैं उन सब को भी प्रत्युत्तर के लिए मोटिवेट होना पड़ा। और क्योंकि रियासत को ब्रिटिशर्स का भी सहयोग प्राप्त है तो वो आराम से जो है अपना हिंसात्मक कार्य कर रहे थे। तो जनता ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हिंसात्मक युद्ध है तो फिर हम उसका भी सामना करने के लिए तैयार हैं। अब इन चीजों में कम्युनिस्टों की भूमिका को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। कम्युनिस्ट दल जो है वो देख रहा है कि अभी तक हम बात करके अपनी मांग को रख रहे थे। जैसे मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे किसानों को इन्होंने अपने आंदोलन में शामिल किया था। किसान कोई आक्रमणकारी थोड़ा ही है, कहीं का भी किसान हो, कोई हिंसक विचारधारा वाला व्यक्ति थोड़ी है। अब उस किसान को अगर अपना हक चाहिए तो कम्युनिस्टों ने उसी किसान आंदोलन को अब हिंसक आंदोलन की तरफ मोटिवेट करना भी शुरू किया। अब उन्होंने आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण तरीके का, हथियार चलाने का प्रशिक्षण ये करना जो है शुरू किया, क्योंकि इधर से भी ये चीजें शुरू हो चुकी थी। केवल हैदराबाद पुलिस ही इसमें अब शामिल नहीं है, ये अर्धसैनिक बलों के तौर पर इनको तैयार करके भी जितने भी इस तरीके के गांव, कोई भी ऐसे गांव दिख जाएं जहां पर अपने डिमांड्स जो हैं लोग रख रहे हों, खास तौर से वो गैर सांप्रदायिक हों, उस संप्रदाय से बिलोंग ना करते हों या मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग ना करते हों, वैसे तमाम जो लोग हैं उनको जो है यहां पर तेजी से शामिल किया जाना शुरू किया गया, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाना शुरू किया गया। तो कम्युनिस्टों ने अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों को इस चीज के लिए तैयार किया कि हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना और हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। कम्युनिस्टों ने अपने गढ़ तेलंगाना में इस चीज का तीव्रता से प्रचार प्रसार किया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो भूस्वामी और बड़े जमींदार हैं उनके खिलाफ भी जो जनता है उसने भी हथियार उठा लिए। अब जब जनता ने हथियार उठा लिए तो ये लोग भाग खड़े हुए। स्टेट कांग्रेस जो है, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, उसने सीमा पर अपने तमाम सारे शिविर बनाए और इन शिविरों के माध्यम से इन्होंने भी लोगों को इसी तरीके से प्रशिक्षित करके जगह जगह पर शिविर स्टैब्लिश किए और रजाकारों और इत्तेहादुल मुसलमीन के जो लोग हैं जो हिंसक कार्यवाही कर रहे हैं इनके प्रति, उसके खिलाफ हथियार उठाने के लिए लोगों को प्रेरित कर दिया। दोनों तरफ से आंदोलन पूर्णतया हिंसक हो गया। फिर भी बातचीत जारी रही, लेकिन सितंबर 1948 तक स्थिति स्पष्ट हो गई कि निजाम मानने वाले नहीं हैं। तब भारत सरकार को सेना के माध्यम से यहां पर इंटरफेयर करना पड़ा। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई क्योंकि इस तरह से यह मामला बहुत ही ज्यादा हिंसक हो चुका था, बेहद हिंसक हो चुका था। हैदराबाद में जब सेना ने प्रवेश किया, इसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है इसका नाम रखा गया। ऑपरेशन पोलो के तहत जब ये सेना भारत की हैदराबाद में प्रवेश करती है, कुछ ही दिन के पश्चात निजाम सरेंडर कर देते हैं 18 सितंबर 1948 को। और उसके बाद विलय की प्रक्रिया पूरी करना, विलय की प्रक्रिया जो है वो जारी की जाती है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बिना किसी संधि के हैदराबाद भारत में
एक स्वतंत्र संघ भारत जो है उसमें शामिल हो जाता है, एक स्वतंत्र भारत में शामिल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कंक्लूसिवली हैदराबाद का भारत में मिलना यह काफी अंततः रक्त रंजित रहा, पर जब इसकी प्रक्रिया पूरी हुई तो हैदराबाद की जो जनता है वह काफी ज्यादा प्रफुल्ल दिखाई दी। उसने भारतीय सेना का स्वागत किया और यहां पर उस सेना के माध्यम से शांति कायम हुई। यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इस दौरान कांग्रेस का रोल क्या रहा। आपको इस दौरान कांग्रेस का रोल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। रीजन कि कांग्रेस जो है वो हिंसक आंदोलन में बिलीव नहीं रखती, लेकिन इस समय तक हैदराबाद में स्थिति ऐसी आ गई थी कि हिंसक आंदोलन तो ये लोग भी नहीं चलाते थे, चाहे वो स्टेट कांग्रेस की बात हो या अन्य कम्युनिस्ट दल जो है, आंध्र महासभा इत्यादि की बात हो, हिंसक आंदोलन तो ये भी नहीं चलाते थे। लेकिन उन्होंने हिंसा को अपनाने से मना भी नहीं किया था, जबकि कांग्रेस हिंसा को अपनाने से मना करती रही थी। इसलिए कांग्रेस का इंटरफेरेंस इस दौरान आपको नहीं दिखता है और इसके बाद सीधा भारत का इंटरफेरेंस दिखता है हैदराबाद में सेना के प्रवेश के तौर पर। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने से हुआ, उनकी कूटनीति से हुआ। ऐसा प्रयोग, ऐसी विरोध की भावनाएं तमाम जगहों पर लगातार जारी रहीं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली जारी रहीं बहुत जगहों पर, और इसका सेंस यही हुआ कि अंततः जो है हैदराबाद, जो अंतिम रियासत जिसने मना किया भारत में जुड़ने के लिए, आंदोलन का विरोध किया, उसे भारत में शामिल कर लिया गया। तो आई होप कि आपको हैदराबाद के विलय की पूरी कहानी समझ में आई होगी। 10 ईयर प्लस प्रीलिम्स PIQ सीरीज लगातार आपके लिए जारी है। राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सीरीज 3 कल मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के इसे देख लीजिए। अगला जो भाग है इसका 4, ये कल रात 8 बजे आपको मिलेगा। ये सीरीज रात 8 बजे आपको मिलती है, ठीक है, रात 8 बजे। बाकी अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो NCERT की सिंप्लीफाइड सीरीज है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। सेट ऑफ 5 आपको मिल जाएगा आज केवल 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि ये अवेलेबल है। आज कम से कम दामों में आप खरीद सकते हैं, वरना 3000 का ये बुक का सेट आता है, जो अभी आप विरध लाइव कोड लगाने से 1199 में खरीद लेंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए के आसपास का वैल्यू वाला 18 किताबों का जो सेट है, 18 किताबों का सेट, जो कि 18 बुक ऑफ सेट जो है, जो कि आप देखते हैं तकरीबन 10,000 के आसपास, और इसको एक बार परचेज कर लेंगे तो फिर किसी दूसरी UPSC की प्रिपरेशन के लिए किसी दूसरी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मार्केट भटकना नहीं पड़ेगा। इतनी शानदार किताबें हैं। इसे आप डिस्काउंटेड प्राइस में आज ही प्राप्त कर सकते हैं, केवल आज के लिए। ये विरध लाइव कोड लगा के आप इसे मात्र 4,299 में प्राप्त कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म बैच की, अगर आप 2027, 2028 इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, इस बैच के साथ जुड़िए। नवंबर का बैच है। एडमिशन की अंतिम तिथि इसमें भी सिर्फ आज ही है। आज के बाद इस बैच में एडमिशन भी नहीं मिलेगा और आज के बाद ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल भी नहीं मिलेगी। इसलिए 15 नवंबर वाले इस बैच में आप शीघ्रता से जुड़ जाइए, विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। यूज कोड विरध लाइव, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर का PDF पाने के लिए हमें फॉलो करें। टेलीग्राम पर विरध लाइव नाम से सर्च कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमें विरध लाइव नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।